Hey guys, this is Lost in Heaven and welcome to Macedonia. ऑलराइट गाइस, टाइम हैज़ केम। अब हमें निकलना है एयरपोर्ट की तरफ। मेरी एक आंख ना बड़ी हो रखी है, पता नहीं क्या हो गया। होपफुली एयरपोर्ट में पंगा ना हो, लेकिन जो भी है। सो गाइस, दिस इज़ इट, डिपार्चर पॉइंट हेयर एंड वी आर गोना से गुड बाय टू स्विट्ज़रलैंड। और अब देखते हैं, इतने दिनों बाद मैं बेसिकली एयरपोर्ट में आ रहा हूँ, तो आई एम नॉट श्योर हाउ इज़ इट गोइंग टू बी। बट जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईस्ट यूरोपियन सीरीज़ विद लॉस्ट इन हेवन। सो गाइस, मैंने अपना बैग दे दिया है, सिक्योरिटी चेक हो गया है पूरा, एवरीथिंग इज़ सेम। सिर्फ मास्क पहनना है हर तरफ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है चेंज। अब मैं इमिग्रेशन की तरफ जाऊँगा एंड देखेंगे स्विस पासपोर्ट से कुछ डिफरेंस होता है कि सेम रहता है जैसे मेरे साथ पहले होता था। लेट्स सी। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कुछ ख़राब हुआ है, बस मैं सोच रहा था कि कैसे ऐसा कुछ अलग होता है कि अगर आप स्विस पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हो कंपेयर टू इंडियन पासपोर्ट, या फिर अगर किसी आप नॉन EU पासपोर्ट से ट्रैवल करते हैं। मोस्टली तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है। सो वो हम देखेंगे आज। गाइस, अब बोर्डिंग शुरू हो गई है और बेसिकली अभी मैं इमिग्रेशन से आया तो ऐसा कुछ चेक उन्होंने किया नहीं। बेसिकली पासपोर्ट देखा और स्कैनर पे मारा। नॉर्मली तो जब स्विट्ज़रलैंड छोड़ के जाते हैं तो स्टैंप नहीं लगता। अगर स्विट्ज़रलैंड में कोई रह भी रहा है तो वो सिर्फ उनके जो कार्ड होता है वो स्वाइप करते हैं बस। लेकिन अब जब मैं एंट्री लूँगा नॉर्थ मैसेडोनिया में, जो कि यूरोप से बाहर है, तो वहाँ पे लगेगा मेरा पहला ठप्पा मेरे पासपोर्ट पे, स्विस पासपोर्ट पे। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज़। ऑन एन इंडियन पासपोर्ट आपको लगेगा एक टूरिस्ट वीज़ा नॉर्थ मैसेडोनिया एंटर करने के लिए। ये आप ले सकते हैं मैक्सिमम 3 महीनों के लिए और 5040 रुपये में। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी USA का टूरिस्ट वीज़ा है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल सकता है 15 दिनों के लिए मैसेडोनिया में। तो ठीक मेरे पीछे इमिग्रेशन हुआ, लेकिन उन्होंने फिर स्कैन किया, कोई ठप्पा नहीं लगाया, तो काफ़ी आसान था। और एयरपोर्ट अभी तो काफ़ी खाली लग रहा है। तब हम अपने बैगेज के लिए रुक रखे हैं बेसिकली, और उसके बाद शायद एयरपोर्ट से सीधे बाहर चले जाएंगे। नॉर्थ मैसेडोनिया है बाल्कान्स में, ग्रीस के बिल्कुल बगल में, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। मैसेडोनिया की कैपिटल है स्कोपिये और यहाँ पे चलता है देनार, जो कि आप ले सकते हैं या तो एयरपोर्ट के ATM से या फिर सिटी में जाके। अब एयरपोर्ट से सिटी की तरफ जाने के लिए आपके पास है 3 रास्ते। या तो आप एक टैक्सी ले सकते हैं जो कि एक फिक्स्ड प्राइस है 20 यूरो का, या तो आप एक बस ले सकते हैं जो कि 3 यूरो में आपको सिटी सेंटर तक पहुंचा देगी, या तो आप अपने हॉस्टल या फिर होटल के थ्रू शटल बस ले सकते हैं सिटी सेंटर के लिए। अब क्योंकि मैं संडे को स्कोपिया में आया तो मेरा बस का स्केड्यूल इतना बढ़िया नहीं था, इसलिए मैंने बुक करी टैक्सी अपने हॉस्टल के थ्रू 15 यूरो में। अब मेरे हॉस्टल में एंट्री लेते ही मेरे साथ के जितने भी लोग थे हम सब के सब लंच के लिए गए, लेकिन वहाँ पे मैं ढंग से व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि they were so loud. Ya, yo sí me lo voy a comer de una. Eso toca partirlo entre dos. We have to share that. तो ये मेरे पीछे है वो मॉल जहाँ पे जाके मैं पहले तो सिम लूँगा, क्योंकि मुझे इंटरनेट की काफ़ी ज़रूरत है। अब मास्क आप पहन सकते हैं, शहर में आपको पहनने की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी लोग पहन नहीं रहे हैं। लेकिन अभी सबसे पहले तो सिम का जुगाड़ करते हैं। और यहाँ की करेंसी है क्या है करेंसी, मैसेडोनियन देनार है शायद। उसको मेरे को लेना पड़ेगा, यूरो यहाँ पे चलते नहीं है। ये मेरे पीछे सुपर मार्केट, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। वैसे मेरे दोस्तों ने कहा कि खाना बाहर से खाना ज़्यादा सस्ता है या तो खाना घर पे बनाने से। सो गाइस, मैंने सिम ले लिया है। अब 299 देनार का पड़ा, मुझे पता नहीं यूरो का कितना है, मैं नीचे लिख दूंगा। 10 GB है इसमें और 2 हफ्ते के लिए अवेलेबल है। आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, मैसेडोनिया जो है यूरोप में
या तो वन ऑफ द या तो चीपेस्ट कंट्री है अगर आप यूरोप में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो, या फिर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो। बहुत ही चीप कंट्री है बेसिकली, एक्चुअली सच में आपको 10-10, 15-15, 20-20 यूरो में बेसिकली अपार्टमेंट मिल जाएंगे रहने के लिए हर दिन, होटल या फिर एयरबीएनबी। तो मेरे को काफ़ी चीप लगा। खाने के मामले में भी वेरी चीप, बियर जैसे 1 यूरो में मिल जाती है। लेकिन अगर आप यूरोप में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं सो दिस वुड बी द बेस्ट कंट्री टू स्टार्ट विद। ये कंट्री अपने स्टैचूज़ के लिए काफ़ी मशहूर है। 3 से 4 पहले गवर्नमेंट ने ब्यूटिफिकेशन के चक्कर में काफ़ी सारे यहाँ पे स्टैचू लगाए और काफ़ी सारी बिल्डिंगें खड़ी करी हैं, जिससे लोगों ने कहा कि यार थोड़ा पैसा काफ़ी खर्चा किया है, जो कुछ अलग चीज़ों में खर्चा किया जा सकता था, जैसे कि अभी इंडिया में हो रहा है। लेकिन उसके चक्कर में पूरी जो सिटी है आधी ऐसी लगती है पुरानी और आधी लगती है बिल्कुल ही नई और बिल्कुल ही वियर्ड। तो वो आज हम देखेंगे एज वेल। धीरे धीरे मुझे लग रहा है, और वहाँ पे ये मेरे ख्याल से सिटी सेंटर का इलाका है। – 1963 में स्कोपिये में एक मेजर अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से शहर का 80% इलाका डिस्ट्रॉय हो गया था। और मेरे ठीक सामने है अलेक्जेंडर द ग्रेट का स्टैचू इन अ हॉर्स। इसके चलते शहर में कोई भी पुरानी इमारतें नहीं बची है। जो भी स्टैच्यूज या बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये कुछ ही सालों पहले बनाई गई है, और इसकी वजह से शहर थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। मेरे ख्याल से ये है सिटी सेंटर, बहुत ही बड़ा सिटी सेंटर है, बहुत ही खर्चा किया लगता है। और इस स्टैचू के या फिर फाउंटेन के ठीक सामने है स्टोन ब्रिज, जो कि ऑल्सो टूरिस्ट अट्रैक्शन है स्कोपहे में। तो ये मेरे पीछे है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ मैसेडोनिया। जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो यहाँ पे जाके काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें देख सकता है। हॉस्टल वाले लोगों ने मुझे बोला था कि यू कैन गो। अब मेरा पक्का पता नहीं है कि मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे हैं तो यू कैन चेक दिस म्यूज़ियम आउट। तो म्यूज़ियम में अगर आप जा रहे हैं तो आप कैमरा लेके नहीं जा सकते। हाँ, 150 दिनार लगेंगे अंदर जाने के। मंडे को बंद रहता है। I think I will go and have a look because it's history and it can be quite interesting. तो मेरे ठीक बगल में है स्कोपहे का कासल, जो कि हम अभी जाके विज़िट करेंगे। उसके ठीक बगल में है ओल्ड बाज़ार, काफ़ी बड़ा बाज़ार है और बिल्कुल तुर्किश फीलिंग आती है। लेकिन कंट्री एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ही ऑर्थोडॉक्स है। तो ये है वो कासल जहाँ पे हमने एंट्री ले ली है। एंट्रेंस टिकट तो मेरे को दिखा नहीं कोई, तो आना फ्री ही होगा। लेकिन ऐसे सिटी के अच्छे व्यू आ सकते हैं जैसे कि मैंने सुना है। देखते हैं। फोर्ट्रेस की खुद की काफ़ी एक बड़ी हिस्ट्री है, और जो मैसेडोनिया का झंडा है ये उसमें भी दर्शाता है। बेसिकली 6वीं सेंचुरी का फोर्ट्रेस है, ये काफ़ी पुराना है, लेकिन हालत इसकी काफ़ी ख़राब है। अगर किसी यूरोपियन सिटी में होता तो इन्होंने बाहर एंट्री डाल के पैसे लेने थे, लेकिन ये सब खुला है। इसकी इतनी मरम्मत नहीं हुई है मेरे को लगता है, क्योंकि हर तरफ से झाड़ियाँ उग रही हैं। लेकिन बेसिकली ये काफ़ी महत्वपूर्ण फोर्ट्रेस है मैसेडोनिया के लिए। आपको सुनाई दे रहा है ये? तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में बेसिकली मॉस्क अलाउड नहीं है, और ऐसा प्रेयर्स अलाउड नहीं है पब्लिकली। तो काफ़ी सालों बाद सुन रहा हूँ प्रेयर्स मॉस्क की। जहाँ पे मैं रहता था देहरादून में, वहाँ पे मेरे घर के बगल में एक मॉस्क थी, तो सुबह या दिन में शाम को सुनता ही रहता था। लेकिन आज काफ़ी सालों बाद सुनाई दे रहा है मॉस्क में
प्रेयर्स की आवाज़। तो ये मेरे पीछे है सिटी सेंटर वहाँ पे, और आप वहाँ से बेसिकली आप जब वहाँ से चल के जाएंगे इस तरफ तो यहाँ से आपका ओल्ड बाज़ार शुरू हो जाता है। ये पूरा तुर्किश बाज़ार टाइप है, ओल्ड बाज़ार है स्कोपिये का, और यहाँ ऊपर पे ये फोर्ट्रेस है और उस तरफ थोड़ी और बिल्डिंग है। लेकिन मेन टूरिस्ट का इलाका सिर्फ यही है, 15 से 20 मिनट की दूरी पर, तो बस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप चल के भी जा सकते हैं। मैं पूरे सिटीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ बाय वॉक, दैट सीम्स टू वर्क फॉर द टाइम बीइंग। आगे देखते हैं, लेकिन अगर शहर से बाहर जा रहे हैं तो बस यहाँ पे बस से चलती है काफ़ी सस्ते में, सो दैट्स वन थिंग दैट यू कैन टेक बेसिकली। तो गाइज ये था मेरा पहला एपिसोड मेरी ईस्ट यूरोपियन सीरीज़ का। अगली वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे हम ओल्ड बाज़ार, खाएंगे थोड़ा मैसेडोनियन खाना और जाएंगे मटका कैनियन में। अगर आप मेरी हॉलीडे का एवरीडे अपडेट देखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उसके अलावा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आपको मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।